हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्यूबिकल। मेरा नाम है राहुल कर्ण और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जेईई एडवांस के बच्चों के लिए एक फिजिक्स का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज में हम हर एक चैप्टर से जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनका एक सेट बना करके उसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन वेक्टर का हमारे सामने है। इसमें आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और ये क्वेश्चन है जिसमें दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 and 3 यूनिट्स बट अननोन डायरेक्शंस। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, राइट। और दोनों का डायरेक्शन भी हमें पता नहीं। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा। ये थीटा भी अननोन है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, राइट। आगे इसमें कहा गया कि सच दैट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स मैक्सिमम एंगल विथ वेक्टर ऑफ 5 यूनिट। यानी कि दो वेक्टर जो है जिनका मैग्नीट्यूड 5 और 3 है और जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस 5 यूनिट वाले वेक्टर से मैक्सिमम एंगल बनाता हो, ठीक है। और ऐसे में हमें पता करना है कि tan sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। यानी कुल मिलाकर के हमें थीटा पता होना चाहिए और थीटा पता हो गया तो sin थीटा पता हो जाएगा और sin थीटा पता है तो tan sin थीटा हम लोग रिपोर्ट कर पाएंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहला जो मेथड होगा उसमें हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके को अप्रोच करेंगे और सेकंड मेथड में हम ज्योमेट्री को इन्वॉल्व करेंगे ताकि अपने क्वेश्चन के कैलकुलेशन को रिड्यूस किया जा सके। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं और मेथड 1 ट्राई करते हैं। ओके, मेथड 1 ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और दोनों का जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं ये है आर और ये ए के साथ, यानी आर और ए के बीच का जो एंगल है ये अल्फा है। ओके, ऐसा पर एज्यूम कर लेते हैं। इसमें 5 और 3 तो गिवन है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है और आर और अल्फा को मैंने यहां लिख दिया। अब क्या हम अल्फा के साथ ए और बी और थीटा को इन्वॉल्व कर सकते हैं? तो आपको याद होगा एक रिलेशन, मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर, आप देखना। ऐसे एक वेक्टर हुआ करता था, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहां पर। चलो मैं वेक्टर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वेक्टर है। दूसरा ये वेक्टर हुआ करता था वेक्टर बी और ये ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था। बिल्कुल बेसिक वेक्टर्स में आपने ये पढ़ा होगा। और यहां पर एक एंगल हुआ करता था अल्फा और एक एंगल था ये थीटा। अगर ए के मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल ए कह दूं, बी के मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल बी कह दूं, तो ऐसे में अल्फा के साथ ए बी और थीटा को आप करेक्ट कर सकते थे, रिलेट कर सकते थे और ये रिलेशन था। अगर आपको याद हो या आप इस डायग्राम से अगर लिख पाए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा का टर्म आ जाएगा और यहां पर मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी टाइम्स कॉस थीटा। अब ये रिजल्ट बड़ा प्यारा है और इसी रिजल्ट को हम अगर यूज करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं बी और ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, फिर इसके कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अब बी की वैल्यू यहां पर हमने 3 मान लिया है, तो ये है 3 टाइम्स साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 3 कॉस थीटा। अब सोचो इस क्वेश्चन में किस कंडीशन के बारे में बात करनी है, यानी कि इस रिलेशन को किस कंडीशन के साथ हमें प्रोसीड करना है आगे, इस पे विचार करते हैं। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक बात बहुत क्लियरली कहा गया कि हमें थीटा ये एंगल है इस तरह से ताकि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मैक्सिमम एंगल बनाता हो 5 यूनिट वाले वेक्टर से। तो जो रिजल्टेंट है वो ये जो 5 यूनिट वाला वेक्टर है इससे मैक्सिमम एंगल यानी अल्फा को मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो हम अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए इसके लिए हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमें अल्फा को मैक्सिमम करना है थीटा के लिए, तो हम यहां से एक रास्ता चूज करेंगे हम सब और लिखेंगे बेटा डी अल्फा अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। आप मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको पता है कि यहां पर मैक्सिमम मिनिमा का अप्रोच लगेगा।
तो जैसे ही आपके दिमाग में आ गया कि ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये सवाल बड़ा सिंपल हो गया। अब ये सवाल बहुत सिंपल था तो मैंने आपके क्लास में से क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें आपको एक अप्रोच सिखाना है। जेईई एडवांस का मतलब केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। जेईई एडवांस का मतलब होता है कि हम आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करें, आपके साथ डिफरेंट अप्रोच की बात करें, क्वेश्चंस पे बात हो, क्वेश्चन में एक ठहराव हो और हम आराम से काम करें, फटाफट फटाफट हमें आंसर लाने की कोई जिद या कोई रेस ना हो, है ना। ये एक्चुअल एडवांस है। चलिए तो अपन आते हैं अगले पेज पर और इस कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिखते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू 3 sin थीटा अपॉन 5 + 3 cos थीटा, और इसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा डी ऑफ tan अल्फा अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin थीटा अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, एक मिनट, 3 sin थीटा अपॉन 5 + 3 cos थीटा, और नीचे लिख देता हूं मैं डी थीटा। यहां तक तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है सिंपल मैथमेटिक्स, वो करते हैं। आप सबको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप भी इसे फटाफट समझ जाएंगे। तो मैं इसे लिख देता हूं सेक स्क्वायर अल्फा टाइम्स डी अल्फा अपॉन डी थीटा। मैंने यहां पर चेन रूल लगा दिया और यहां पर आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 5 + 3 cos थीटा टाइम्स 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा टाइम्स, ये है 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 3 cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 sin थीटा, है कि नहीं। और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 5 + 3 cos थीटा, और इस पूरे को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। सही है क्या। अब हमें क्या करना है बेटा, डी अल्फा अपॉन डी थीटा को 0 करना है, यानी इसे क्या करना है अपन को 0। और जैसे से 0 किया तो क्या बच गया हमारे पास, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, बस ये वाला पार्ट बच जाएगा। और इसे अपन यहां लिख पाएंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 ओके cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 9 cos स्क्वायर थीटा। सही है क्या। और ये कितना बच जाएगा, ये भी बच जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा। ये तो बिल्कुल आसान है, और इसको आप लिख दोगे इक्वल्स टू में 0। अब ये 9 cos स्क्वायर थीटा और 9 sin स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा हुआ है 9 cos स्क्वायर थीटा और 9 sin स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 9 के बराबर। तो लिख दोगे cos थीटा इक्वल्स टू -9/15। और मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दिया। आप कोशिश करना कि बिना वैल्यू के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, यानी कि आप ए बी के टर्म में ही cos थीटा के वैल्यू लेके आना, और वो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और खास करके रिलेटिव वेलोसिटी में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वहां पर इसकी चर्चा अपन दोबारा करेंगे। जब एक रिवर बोट का क्वेश्चन होता है और वहां पे रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है और बोट की स्पीड कम होती है रिवर के रिस्पेक्ट में, और ऐसे में हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट, है ना। तो इस क्वेश्चन में अपन इस अप्रोच को लगाते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिलहाल तो अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 9/15 हो गया, आप चाहो तो इसको 9/15 को कितना लिख दोगे, -3/5, है ना, ये लिख सकते हो क्या। तो cos थीटा मिल गया अपन को -3/5। मुझे बता दो कि यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा वेक्टर वाले केस में, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं जनरल वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिंपल। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, है ना, ये कितना हो जाएगा 127 डिग्री। ये हो गया थीटा की वैल्यू, ये मेथड 1 हो गया। अच्छा, ये थीटा की वैल्यू हमें मिल गया 127 डिग्री, तो क्या अपन यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं। देखो तो बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, है ना, थीटा कितना है 90 + 37, तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, है ना, ये लिख दोगे। तो ये हो जाएगा cos 37 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगा 4/5 के बराबर। तो हमें साइन थीटा मालूम है, और अगर साइन थीटा मालूम है तो हमें रिपोर्ट क्या करना था, आंसर हमें रिपोर्ट करना था tan ऑफ साइन थीटा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा
हो जाएगा 10 टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं डायरेक्ट, तो 10 इंटू 4/5 दैट इज 8, है ना। तो क्या ये क्लियर है आप सबको? चलिए अब इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से इसलिए देखते हैं कि वहां पर हमें कुछ नया सीखने को है, वो है ज्योमेट्रिकल मेथड। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, और जिनको पता है उनको मालूम है ये कितना इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग है। ओके चलिए आते हैं सेकंड मेथड पे। तो यहां पर बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। ओके एक मिनट, ठीक। पहले अपन यहां पर ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, एक यहां पर अपन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ना। मान लेते हैं ये है वेक्टर 5 यूनिट वाला। ओके ये एक वेक्टर है और ये है 5 यूनिट का। डायरेक्शन मुझे पता नहीं, तो फिर भी मैंने एक कोई डायरेक्शन मान लिया। अब थीटा क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, थीटा मालूम नहीं है, थीटा फाइंड आउट ही करना है एक्चुअली में, तो मैं बी को किधर एज्यूम करूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं पता बी किधर मानना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि बी किधर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो किसी बंदे ने कहा कि बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो आप एक काम करो 3 को उल्टा जोड़ दो। मैंने कहा ये भी हो सकता है क्या, एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक गेस कर रहे हैं अपन, हो सकता है ये गेस गलत हो। तो बोला कि क्या इधर भी हो सकता है डायरेक्शन 3, इधर भी हो सकता है क्या, इधर भी हो सकता है क्या, इधर भी हो सकता है क्या, इधर भी हो सकता है क्या। बोला कि सर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन तो आप गेस कर ही सकते हो ना, चाहे वो गलत गेस क्यों ना हो, गेस तो कर ही सकते हैं। और अगर गेस कर सकते हैं तो मैं ऐसे ही गेस यहां पर करने जा रहा हूं, आपसे मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटर ओके अपन गेस करते हैं। एक गेस कर दिया ये, ठीक है, दूसरा गेस कर दिया ये, तीसरा गेस कर दिया मैंने ये, चौथा गेस कर दिया मैंने ये, एक पांचवा गेस ये है, छठा गेस मेरा ये है, सातवां गेस ये है। ये कुछ मैंने डायरेक्शंस बनाए, ये 3 होने की संभावना है, पता नहीं इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। एकदम बकवास गेस किया मैंने, सारे डायरेक्शन मान लिए, इसमें से कोई तो, ये सब 3 यूनिट्स के हैं, अब कोई तो एक वेक्टर बी होगा जो अपना आंसर होगा। तो अब एक काम करते हैं, सुनना अच्छे से, इसे मैं कहता हूं इनिशियल पॉइंट, और इसमें से इस सब के टिप को मैं मिला दूं तो मुझे पता है कि फाइनल पॉइंट जो होगा इस सब के, ये जो सर्कुलर आर्क दिख रहा है आपको, इस पे कहीं तो होगा, कहीं तो होगा वो, अब पता नहीं कहां होगा। लेकिन एक चीज पता है कि रिजल्टेंट जो है वो 5 यूनिट वाले वेक्टर के साथ मैक्सिमम एंगल बनाना चाहिए। तो अब अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर देते हैं मैक्सिमम एंगल की तरफ, और देखो जैसा ही डायग्राम बनेगा सवाल आपका बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से ऐसे एक रॉड को जूम करिए, दिख रहा है आप सबको, इस रॉड को इसके ऊपर गिराइए। मान लीजिए ये बिल्कुल सॉलिड एक सर्कल है, तो इस पे जाके अटक जाएगा। तो मान लेते हैं कहीं अटक गया, एक रॉड जो है वो कहीं अटक गया। भाई कहां अटक गया, लेट मी शो यू, ये मान लेते हैं यहां पर ये रॉड आके अटक गया। सही है क्या, बिल्कुल सही ड्रॉ हुआ है। अब मुझे बताओ कि क्या इससे बड़ा एंगल आप ढूंढ सकते हो? अरे कोई भी चीज अब इस पूरे सर्कल पे गिरा है, तो मुझे बताओ कि क्या इससे बड़ा कोई एंगल आप इसमें से किसी भी लाइन को जोड़ के बना सकते हो? चलो मैं मान लेता हूं कि कोशिश करते बनाने का, क्या पता बन जाए। तो मैंने ये कहा कि ये जो सर्कल है यानी सेमी सर्कल है, इस पे ये लाइन जहां टच करेगा वहां पर एक नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल, एक नॉर्मल बन जाएगा, समझ रहा अच्छे से, ये टेंजेंट बन जाएगा इस पे, और ये जो रेडियल लाइन है वो नॉर्मल बन जाएगा इसके ऊपर। मैं कह रहा हूं ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस साइड को अगर मैं जूम करूं तो ये अल्फा मैक्सिमम होगा। क्या इसके पहले या इसके बाद वाला वेक्टर अगर मैं चूज करूं तो क्या अल्फा छोटा हो जाएगा? ट्राई करते हैं। मान लो किसी ने बोला ये वेक्टर ट्राई करते हैं, ये वेक्टर, तो वो रिजल्टेंट ये ड्रॉ करेगा, मुझे बताओ उसका अल्फा पहले से बड़ा है कि छोटा है? तो ये गेस तो गलत हो गया आपने। ओके चलिए वापस आते हैं, बोर्ड को कम गंदा करते हुए, इसके बाद वाला कोई वेक्टर जूम कर लेते हैं, ये बात। तो जब आप रिजल्टेंट को ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से, यानी कि ये हो गया वेक्टर 5 और ये हो गया 3 और ये हो गया रिजल्टेंट, ये अल्फा भी इस वाले अल्फा से तो छोटा ही है। तो हम लोगों ने जो तरीका सोचा कि अल्फा मैक्सिमम कब होगा, वो होगा ये टेंजेंट द्वारा बनाया गया एंगल। ठीक है, तो सर्कल के इस छोटे से अप्रोच से या छोटी सी प्रॉपर्टी से हम लोग काफी आसानी से अल्फा के मैक्सिमम कंडीशन को बता पाए। और जैसे ही अल्फा का मैक्सिमम कंडीशन यहां हो गया, अपना सवाल बन चुका है। मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं, आप सब समझोगे। इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं, सुनना अच्छे से।
ये हो गया बेटा आपका वेक्टर 5 यूनिट वाला। ओके, ये वेक्टर हो गया बेटा 5 यूनिट वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है 5 यूनिट का वेक्टर। दूसरा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो मैं सर्कल दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहां पर जो लाइन ड्रॉ किया था, ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो ये 5 यूनिट वेक्टर और ये है 3 यूनिट का वेक्टर, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है, ये तो डायग्राम में आपको समझ में आ गया। अब इतना इंफॉर्मेशन मोर देन एनफ है। अच्छा, थीटा कौन सा एंगल है, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्या अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो क्या ये एंगल ही थीटा होना चाहिए जो हमें चाहिए। ओके, अब एक काम करते हैं, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। बोलो हाँ कि ना। या फिर ऐसा करते हैं ना, अपन इसको लिख देते हैं बीटा, और हमें पता है कि थीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी है, 180 होनी है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन फटाफट। आप चाहो तो इसे अल्फा से भी रिलेट कर सकते हो। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो आप चाहो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस 90। ये भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ अल्फा एंगल कितना है। अगर आप अल्फा के हिसाब से देखोगे इस एंगल से, तो ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आपको यहां से अल्फा के हिसाब से पता है 3 और 5 के बारे में कौन सा रिलेशन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हमें कितना मालूम है, यानी अब ट्रिग्नोमेट्री बच गया बस। साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 3/5, और हमें थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा प्लस 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा कॉस अल्फा के बराबर, और हमें साइन अल्फा मालूम है, तो अल्फा कितना है यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पर अल्फा है 37 डिग्री, तो कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पर हमें साइन थीटा मिल गया 4/5, और आपको थीटा मिल गया साइन थीटा नहीं, हाँ ठीक है, ये साइन थीटा मिल गया 4/5। ओके, और हमें रिपोर्ट करना था क्या, हमें रिपोर्ट करना था आंसर 10 टाइम्स साइन थीटा, यानी 10 इंटू 4/5 दैट इज 8 यूनिट्स। क्लियर है आप सबको, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। अब यहां पर ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम गिवन है, और इस डायग्राम में दो फोर्सेस हैं, वेक्टर फॉर्म में दोनों दिखाए गए हैं, एक F1 यहां पर और F2 यहां पर। और क्वेश्चन में कहा गया कि इस गिवन फिगर में F1 और F2 दो अननोन फोर्सेस हैं, यानी कि हमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, और यहां पर एक एंगल थीटा भी दिखाया गया है। ओके, फोर्सेस गिव अ रिजल्टेंट फोर्स, यानी दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट उसका जो मैग्नीट्यूड है ये है 80√3 न्यूटन, और ये है y एक्सिस के अलोंग, यानी कि हमें दोनों फोर्स नहीं मालूम, दोनों का डायरेक्शन, एक का तो मुझे मालूम है, दूसरे का डायरेक्शन नहीं मालूम, और दोनों का रिजल्टेंट मालूम है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मालूम है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इट इज रिक्वायर्ड दैट F2 मस्ट हैव मिनिमम मैग्नीट्यूड। ये F2 के साथ एक कंडीशन गिवन है कि F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमम होना चाहिए, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज x एंड F2 इज y√3, देन फाइंड x + 1, यानी कि बाद में अपन इसको जो आंसर हमसे पूछा गया उसके फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें F1 F2 कैलकुलेट करना है, राइट। तो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड जिसमें अपन बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि वेक्टर की जो मैथमेटिक्स है उसको इन्वॉल्व करेंगे, और सेकंड मेथड जिसमें हम कोशिश करेंगे ज्योमेट्री को लाने का। तो दोनों मेथड सीखने लायक है। पहला मेथड मैथमेटिकल है जो काफी आसान है, पहले उसको अपन देखते हैं। तो हम सब ये जानते हैं बेटा कि जब भी हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं और उसका रिजल्टेंट हमें मालूम होता है, या फिर रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मालूम होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनके कंपोनेंट रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ऐड करके रिजल्टेंट के बराबर कर देते हैं, और उसके परपेंडिकुलर बाकी जो कुछ भी बचता है सबको अपन जीरो कर देते हैं, है ना। बिल्कुल वही स्टेप अपन यहाँ भी रिपीट करने वाले हैं। और यहाँ पर पहले कंपोनेंट हमें करना है, तो मैं पहले यहाँ पर एक वेक्टर ये ड्रॉ करूंगा, F1 का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, और ये हो जाएगा F1
cos 30 इसे लिख सकते हैं √3/2। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन इस F1 का कंपोनेंट करेंगे x के अलॉन्ग। तो ये मान लो F1 का x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया और ये हो जाएगा F1 sin 30, राइट। इसे मैं लिख दूंगा F1/2। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। बात रही F2 की, तो अगर आप F2 कंपोनेंट करना चाहो तो ये हो जाएगा F2 का कंपोनेंट और इसे लिख देंगे अपन F2 cos थीटा, थीटा में मालूम नहीं है, और ये हो जाएगा F2 sin थीटा। अब मैं जो अप्रोच कह रहा था मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये तो मालूम है ना कि वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होने वाला है, तो दोनों फोर्सेस है जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दैट इज F2 cos थीटा और F1 √3/2, ये दोनों मिलकर ही रिजल्टेंट फॉर्म करेगा, यानी कि इस दोनों का जो समेशन होगा वो 80 √3 के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, पहला इक्वेशन लिख ही लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि दोनों फोर्सेस का जो कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग है वही तो y एक्सिस के अलॉन्ग रिजल्टेंट देगा अपना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर F2 cos थीटा प्लस F1 √3/2 इक्वल्स टू कितना है ये बेटा, ये वैल्यू गिवन है 80 टाइम्स √3 न्यूटन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि इस y के अलावा जो कुछ भी बच गया वो 0 होना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो सब कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है भाई, एक तो प्लस x डायरेक्शन में F1/2 है और नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन में F2 sin थीटा है। अगर मैं दोनों का सम करूं तो ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी दोनों का वेक्टर सम। तो अगर इसके लिए अपन इक्वेशन लिखें तो अपन लिख पाएंगे F1/2 प्लस F2, है ना, F2 sin थीटा इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। अब हमें बात करनी है इस कंडीशन के बारे में। देखो इस इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एक तो F1 वेरिएबल है, दूसरा F2 वेरिएबल है और तीसरा थीटा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन से तो आसानी से सॉल्व होगा नहीं, तो अगर इसमें हम कंडीशन लेके आए तो अपना काम आसानी से हो जाए। कंडीशन क्या है भाई कि F2 का मैग्नीट्यूड कम से कम होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में F2 रहे, आप F1 या थीटा किसी एक को हटा सकते हैं। तो मैं यहां पर F2 को रखता हूं, F1 को हटा देता हूं। तो सेकंड वाले इक्वेशन से F1 की वैल्यू हो जाएगी कितना, देखो F1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं माइनस करना भूल गया, ये माइनस होना चाहिए, वेक्टर में तो सम हो जाएगा लेकिन यहां पर माइनस करना पड़ेगा, सही है क्या? ये क्या था, F2 है ना, ये ओके। तो मैं यहां पर F1 की वैल्यू लिख दूंगा, देखना कितना, 2 टाइम्स F2 sin थीटा, सही है क्या? अब 2 टाइम्स F2 sin थीटा को अपन यहां पुट करेंगे F1 के बदले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, F2 cos थीटा प्लस F1 के बदले लिखेंगे 2 F2 sin थीटा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा √3 F2 sin थीटा इक्वल्स टू 80 √3। सही है क्या? अब इस क्वेश्चन में केवल F2 है और केवल थीटा है, और हमारे पास एक मैथमेटिकल कंडीशन बच गया कि F2 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, राइट? तो अपन यहां पे अपन आगे प्रोसीड करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, है ना। तो यहां पर अगर अपन मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मुझे F2 को मिनिमम करना है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो ताकि F2 जो है वो मिनिमम हो जाए, इसके लिए अपन बात करेंगे यहां पर dF2/d इक्वल्स टू 0। और अगर अपन ये कर पाए तो अपना सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन यहां से, अच्छा ये मैथमेटिक्स अगर ना भी करो तो भी काम हो जाएगा क्या, देखो तो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो अपन एक बार ऐसे ही ट्राई करते हैं, देखना अच्छे से। अगर अपन यहां पर F2 कॉमन लें तो ये बच जाएगा 80 टाइम्स √3 sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या ये बचना चाहिए? और मैं चाहता हूं कि F2 मिनिमम हो जाए, तो F2 मिनिमम होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है क्या इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा? देखो ना, ये जो इक्वेशन है F2 इक्वल्स टू 80 √3 अपॉन जो समथिंग नीचे में है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट को मैक्सिमम कर दूं, मैक्सिमम कर दूं तो ओवरऑल जो भी बचा हुआ है वो टर्म मिनिमम हो जाएगा।
तो मुझे इस पार्ट को करना है मैक्सिमम। और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हम सब पहले से जानते हैं, और अगर आप एडवांस के लिए तैयार हो रहे हो तो आपको तो पता होना ही चाहिए। तो मैं इस वाले पार्ट के लिए लिखता हूँ, अच्छे से देखना आप सब। √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस कॉस थीटा कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, दैट इज √4, और मैक्सिमा चाहिए तो +2 वैल्यू आएगा यहां पे। और ये थीटा के किस वैल्यू के लिए आएगा, तो यहां पर tan थीटा के लिए अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। tan थीटा के लिए अपन इक्वेशन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ साइन का टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कॉस का टर्म। तो थीटा कितना हो गया यहां पर देखो तो √3 हो गया। सही है क्या? इतना ही आसान था ये। तो हमारे पास अब थीटा मालूम है। अच्छा, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है +2। इसका मतलब हम अब F2 डायरेक्ट लिख पाएंगे यहां पर। तो इतना जगह है, इतने में काम हो जाएगा अपना। F2 कितना हो गया बता दो। 80√3 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो F2 हो गया 40√3। आप इसका यूनिट लिख सकते हो न्यूटन में। अब F2 मुझे मालूम है, मुझे क्या चाहिए F1 चाहिए। क्या चाहिए हमें F1। F2 तो मिल गया, थीटा भी मिल गया, क्या चाहिए अपन को F1 चाहिए। F1 कहां है भाई, किसी इक्वेशन में ये रहा F1 2F2 साइन थीटा। तो मैं F1 लिख रहा हूं, देखना जैसे 2 टाइम्स F2 कितना है 40√3 और साइन थीटा, तो साइन अरे थीटा √3 कैसे हो गया, क्या लिख देता हूं मैं कभी कभी। थीटा की वैल्यू यहां पर है 60 डिग्री के बराबर। ओके, तो यहां पर साइन 60 हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा बेटा कितना 120 न्यूटन के बराबर। क्लियर है आप सबको? अरे क्लियर है आप सबको? तो अब हमें F1 मालूम है, F2 मालूम है। अगर आप F1 को कंपेयर करोगे x से, तो F1 की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई यहां पर 120 प्लस F2 की वैल्यू है y√3, तो y√3 से कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 40, तो ये टोटल हो जाएगा 160, जो आंसर हमें रिपोर्ट करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। सही है क्या? तो दिस इज द मेथड 1 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। बड़ा प्यारा सा मेथड है मेथड 2, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलिए, मैं वापस डायग्राम को बनाना चाहूंगा। यहां पर देखोगे आप, ये है मान लेते हैं y एक्सेस, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर F नेट लिख देता हूं मैं। F नेट यही है, और इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 80√3, और यहां पर एक वेक्टर बनाया गया है इस तरीके से, और इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम, तो मैं इसे ऐसे डॉट कर देता हूं। पता नहीं ये इसकी लंबाई कितनी अपन को जूम करनी है नहीं पता, बट ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। ओके, और इसे F1 बोला गया। चेक कर लीजिए एक बार, क्या ये डायग्राम है, ये F1 है, 30 डिग्री है, थीटा है, F2 है। तो अब दूसरा मुझे डायग्राम बनाना है यहां पर इस तरीके से। एक वेक्टर ये बना दिया, और ये एंगल थीटा है मुझे नहीं पता, और ये F2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसको होना है मिनिमम। एक काम करते हैं अपन, क्या अपन इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकते हैं? देखो तो इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं भाई? अभी जो डायग्राम है वो है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, यानी कि दो वेक्टर और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। क्या इस क्वेश्चन को ट्रायंगल लॉ के हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं? तो जब आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से रीअरेंज करोगे तो आप बोलोगे कि एक ट्रायंगल है जिसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे है, तो ये है F1 वेक्टर मान लेते हैं, तो F2 वेक्टर को ये होना पड़ेगा। अगर ये F1 वेक्टर है तो F2 वेक्टर को ये होना पड़ेगा। अगर ये F1 वेक्टर है तो F2 वेक्टर ये होना पड़ेगा। अगर ये F1 वेक्टर है तो F2 वेक्टर ये होना पड़ेगा। यानी कि एक क्लोज ट्रायंगल तो बनेगा ना भाई, रिजल्टेंट तो फिक्स है। F1 F2 के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन है यहां पर, और वो कंडीशन है कि F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मैं आपको से अभी वेक्टर को साइड करिए और ट्रायंगल के हिसाब से आप मुझे बताइए कि अगर मैं F1 को यहां शिफ्ट करूंगा तो मैं एक ट्रायंगल ही तो बनाऊंगा। तो ट्रायंगल का एक साइड ये होगा, ट्रायंगल का दूसरा साइड इस डायरेक्शन में कहीं होगा। मुझे तीसरा साइड ऐसा अरेंज करना है जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका लेंथ सबसे कम हो।
तो सबसे कम के लिए एक काम करते हैं, आप यहां बैठ जाइए और मुझे बताइए यहां से एक ऐसा लाइन चूज करिए जो कि इस F1 पे फॉल करता हो और उसका लेंथ मिनिमम हो। और आप सही में ज्योमेट्री जानते हो तो आप बोलोगे सर कि ये तो होगा एक परपेंडिकुलर, इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? अगर मान लो कि आपने इस लाइन को यहां गिराया तो सोचो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये हो जाएगा हाइपोटेनस, जो कि इससे बड़ा होगा। अगर आपने दूसरा लाइन यहां ड्रॉ किया होता तो ये भी इससे बड़ा ही हो जाता। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल लाइन होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन F1। और अगर मैं इसको एक वेक्टर F1 कह दूं और इसको F2 कह दूं, यानी इसको यहां शिफ्ट कर दूं, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए ठीक से, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो गया भाई? तो बोलोगे सर देखो ये है F1 और ये है F2, ये ट्रायंगल का एक साइड है 80√3, तो ये हो जाएगा F1 80√3 का कौन सा कंपोनेंट? तो कॉस कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 80√3 cos 30 डिग्री। कितना हो गया भाई? तो हो जाएगा 80√3 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 40 × 3 दैट विल बी 120 न्यूटन। और दूसरा F2 है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 80√3 sin 30, और ये हो जाएगा 80√3 × 1/2 ना, 1/2, तो ये हो जाएगा 40√3। तो यहां पर हमारे पास F1 मिल चुका है 120 न्यूटन और F2 मिल चुका है 40√3 न्यूटन। ये आंसर बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही आंसर है जो हमने मैथमेटिकल तरीके से निकाला। वहां हमने एक अच्छा सा कैलकुलेशन किया और यहां पे हमने एक अच्छी सी ज्योमेट्री करी। अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन सीखने लायक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आपके लिए यहां पर शो किया, आपको बताया। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। बच्चों अब जो एक क्वेश्चन यहां पर है, इसमें दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर है Q। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मैं यहां लिखूं, एक वेक्टर P लिखूं यहां पर, दूसरा वेक्टर Q लिख दूं, तो दोनों के बीच का एंगल हमें लिखना पड़ेगा 90 डिग्री। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ P + Q along P - 2 कितना होगा? बड़ा सिंपल है, बट ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को इसलिए डराता है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अजीब सा है। तो कई बार क्वेश्चन होता है आसान, दिखता डिफिकल्ट है, तो बच्चे डर से उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है और डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे जेईई मेन लेवल का भी क्वेश्चन कह सकते हो, राइट? तो अपन इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मुझे एक वेक्टर है P + Q, इसे मैं नाम देता हूँ वेक्टर A, और जो P - Q है इसे मैं नाम देता हूँ वेक्टर B, और मुझे वेक्टर A का कंपोनेंट चाहिए B के डायरेक्शन में। तो अगर मैं लिखूं कि वेक्टर A ये है और मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए B के डायरेक्शन में, A along B, तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर A को जिस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन के साथ मैं इसको डॉट कर दूंगा। ओके, और क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट चाहिए तो मैं बाहर एक B कैप और भी लगा दूंगा। बस ये तो मुझे करना है, इतना सा ही काम हमें करना है, राइट? तो एक काम करते हैं, अपन P + Q A के बदले लिख देते हैं ना, ये लिख दिया मैंने यहां पर, और डॉट B के बदले लिख देंगे अपन P वेक्टर - Q वेक्टर। क्योंकि B कैप है तो मुझे एक काम करना है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा √P² और Q² से, है ना? ये क्यों किया मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये A.B हो गया, A.B कैप हो गया, सॉरी, है ना? और मुझे एक B कैप और बाहर लिखना है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर P - Q और नीचे लिख दूंगा √P² + Q²। सही है क्या? यहां डॉट है, बाहर कोई डॉट वॉट नहीं है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया P.P P², P.Q P.- जो भी है, तो क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है तो ये मिल जाएगा 0, Q.P फिर से 0, और Q.Q तो -Q², और नीचे अगर आप इस दोनों को साथ लिखोगे तो आप लिख दोगे P² + Q², राइट? और बाहर में एक वेक्टर है, वेक्टर P - वेक्टर Q। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो वेक्टर A का कंपोनेंट B के अलोंग ये हो जाएगा P² - Q² अपॉन P² +
क्यू स्क्वायर और साथ में वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके आंसर से मैच करता है ना। तो इसमें वो दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि वेक्टर वाला फॉर्म p प्लस क्यू के फॉर्मेट में, तो p माइनस क्यू में ये दो है, हमें चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है क्या? चेक कर लीजिए आप इसको, और कोई भी दिक्कत है आप मुझे जरूर बताएं। अब बात करते हैं इस नए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल, कई बार आपको ये क्वेश्चन नीट के मॉड्यूल में भी देखने को मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसीलिए ला रहा हूँ आप लोगों के बीच में क्योंकि इसमें हमें फिर से कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेंगे, एक नया अप्रोच सीखने को मिलेगा। पहला अप्रोच तो बिल्कुल बेसिक है, मैथमेटिकल है, और यहाँ पर जो सेकेंड अप्रोच है जो कि एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, इसको अपन यहाँ पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन इसमें द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज आर, ये गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बी को अगर डबल कर दिया जाए, बी इज डबल्ड, द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू। तो क्वेश्चन क्लियर है आप सबको, यानी कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अगर आपने बी के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और उसको वापस ए से जोड़ा, तो जो नया रिजल्टेंट होगा वो ए के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी ए के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस कंडीशन में हमें जो पुराना वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, और अपन ट्राई करेंगे इसे मैथमेटिकल तरीके से, मेथड 1 से ट्राई करेंगे, राइट। जो पहला टर्म लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जब दोनों को जोड़ते हो तो रिजल्टेंट हो जाता है आर के बराबर। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इसे मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपने b को डबल कर दिया, यानी b के मैग्नीट्यूड को ट्वाइस कर दिया, तो ऐसे में नया इक्वेशन हो जाएगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल्स टू नया रिजल्टेंट वेक्टर r डैश। सही है क्या? ये इक्वेशन 2 है। बट यहां पर एक खास बात क्या है कि ये कहा गया कि नया रिजल्टेंट वेक्टर r डैश जो है वो a के परपेंडिकुलर है, और अगर ऐसा है तो r डैश डॉट a वेक्टर 0 होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हर जगह में a वेक्टर से डॉट कर देता हूं। तो अगर ऐसा करोगे आप तो आप लिख दोगे वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और इक्वल्स टू आप लिख दोगे r डैश वेक्टर डॉट वेक्टर a। ये लिखोगे क्या, बता दो, है ना, ये लिखोगे आप तो। और ये लिख दिया तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। हमने a और b के बीच का एंगल क्या एज्यूम किया बेटा? थीटा एज्यूम किया है। इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। a डॉट ए पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। और क्योंकि r डैश और a परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0, तो इसे अपन लिख देंगे 0। अब एक काम करते हैं, यहां से अपन लिख देते हैं a स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को इक्वेशन 1 में, इसीलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर को क्या लिखना है अपन को? a स्क्वायर को लिखना है माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, r की वैल्यू हो गई b के बराबर। तो काफी आसानी से मैथमेटिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं मेथड 2 से यूजिंग ज्योमेट्री, और ये और भी आसान है। अगर आपको सर्कल की प्रॉपर्टी आती है तो ये सवाल बहुत ही आसान है, देखना अच्छे से। ये है मेथड 2, और जैसा कि कहा गया मैं एक सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूं या फिर डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। ये है वेक्टर ए, ऐसा मैंने कह दिया कि ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप वेक्टर को ट्वाइस करोगे तो नया रिजल्टेंट आर डैश वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आर डैश को ही पहले ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। पहले अपन आर डैश को ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक वेक्टर है आर डैश, सॉरी ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, और मैं इसे वेक्टर आर डैश कह देता हूं। और अगर ये वेक्टर आर डैश है जो कि ए के परपेंडिकुलर है, तो
ट्रायंगल लॉ से मैं तो इस बात को साफ साफ कहूंगा ट्रायंगल लॉ से कि भाई साहब ये जो दिख रहा है आपको ये वेक्टर 2b होना पड़ेगा, तभी तो a प्लस 2b इक्वल टू r डैश होगा, और r डैश जो होगा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर a के। क्या आपको मैं समझा पाया हूं सब कुछ? जो डायग्राम मैंने बनाया क्या वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है सेकंड वाले पार्ट से? यानी कि जब आप वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को डबल करते हो तो जो नया रिजल्टेंट बनता है वो a के परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब यहां तक की बातें हो गई। अब बात करते हैं वेक्टर b और r के बारे में। अगर ये 2b वेक्टर है तो इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर b और ये भी हो जाएगा वेक्टर b। यस और नो? और अगर ये वेक्टर b है तो मुझे बताओ कि क्या मैं a और b के सम को ऐसे रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकता हूं? और मुझे इसी r का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब सवाल आप सबसे है कि इसमें मैं एक ज्योमेट्री क्या सोचूं जिससे मेरा आंसर एक लाइन में आ जाए। वैसे मैंने बोल दिया आप सबको, जल्दी सोचिए कि ऐसा क्या करें इस सवाल में कि आपको इसका आंसर आ जाए, यानी कि r और b में कोई रिलेशन आ जाए। क्योंकि आंसर तो आपको पता है कि r इक्वल्स टू b, तो बुद्धि तो अब आप लगा ही सकते हो इसमें। तो क्या करना चाहिए जल्दी बता दीजिए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक सर्कल सोचो, है ना? सर्कल की प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है। अगर आप एक सर्कल एज्यूम करोगे तो सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि मान लो ये सर्कल का डायामीटर है, तो सर्कल के डायामीटर से अगर आप किसी एक वर्टेक्स पर इस तरह से कोई ट्रायंगल बनाते हो, वर्टेक्स पे कोई पॉइंट को लेकर के, तो ये एंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। और हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आप एक सर्कल ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही सर्कल यहां पर एज्यूम करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। सही है क्या? ये सर्कल ड्रॉ हो गया। और अगर ये सर्कल ड्रॉ हुआ तो सर्कल का सेंटर यही होना चाहिए क्या? वो लिख देता हूं सेंटर को। तो ये भी रेडियस होना चाहिए सर्कल का, ये भी रेडियस होना चाहिए और ये भी रेडियस होना चाहिए। और एक सर्कल के सारे रेडियस तो बराबर लेंथ के होंगे ना भाई, और ये बराबर लेंथ के होंगे तो जो मैग्नीट्यूड b का होगा वही मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट r का भी हो जाएगा। इसीलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यस और नो? तो ये बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके मैंने दो अप्रोच बताए।